नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई पंकज सर में। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक नया पाठ और इस पाठ को बहुत ही आनंद पूर्वक पढ़ेंगे। देखते हैं इस पाठ का नाम क्या है। तो ये पाठ है आज कारक। आज हम देखने वाले हैं कारक। यह पाठ बहुत ही उपयोगी है, आपके हमेशा परीक्षाओं में आएगा, हर जगह आता है संस्कृत बोलने के लिए, संस्कृत को सामान्य जानने के लिए। परीक्षा के हिसाब से तो यह अत्यंत ही उपयोगी है। अनेक सारे ऐसे पाठ हैं जहां पर यह पाठ उपयोगी होगा। जैसे आपको अगर ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना है तो यह पाठ आपके लिए सहायक होगा। ऐसे ही आपको अशुद्धि संशोधन करना है तो भी यह पाठ आपके लिए सहायक है। साथ ही साथ यह अपने आप में ही एक बहुत ही उपयोगी पाठ है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं, कारक। तो कारक यह पाठ है तो हमें यह जानना जरूरी है कि कारक कहते किसे हैं। चलिए देखते हैं कारक किसे कहते हैं, कैसे बना है इत्यादि। कारक देखा जाए वस्तुतः कारक अगर देखा जाए ना तो कारक में दो चीज है। संस्कृत को कभी भी पढ़ते हैं तो जब उनके पदों का विश्लेषण किया जाता है तो प्रकृति और प्रत्यय का विभाग किया जाता है। प्रकृति वह होता है जो नेचुरल चीज होता है और उसमें प्रत्यय जुड़ करके नया चीज बनता है। तो प्रकृति इसका क्या है, तो देखा जाए तो कारक जो पद है ना वह वस्तुतः क्री एक धातु है। हम लोग सुने होंगे, आप लोग भी सुने होंगे बच्चों कि करोति, पठति, लिखति, ये सब क्या है, क्रियापद हैं और इनका मूल होता है धातु। जैसे पठति को हम पठ के द्वारा जानते हैं, लिखति को लिख के द्वारा जानते हैं, ऐसे ही करोति एक क्रियापद है जिसका धातु होता है क्री और इस धातु से एक प्रत्यय जुड़ता है णुल। णुल प्रत्यय जुड़ने पर यह ण का इत संज्ञा हो जाती है, ल की भी इत संज्ञा हो जाती है। आपको डरना नहीं है कि इत संज्ञा किसे कहते हैं, आप बस इतना मान लो कि इत संज्ञा का अर्थ आपके हिसाब से हो गया कि यह भी दिखाई नहीं देगा और ये भी दिखाई नहीं देगा। इन दोनों का लोप कर दिया हमने। लोप करने के बाद एक और चीज होता है, क्या होता है, इस वु के जगह पर, इस वु के जगह पर अक आ जाता है और बाद में व्याकरण की अनंत प्रक्रियाएं हैं जो बहुत ही हमें जानने की आवश्यकता तो है नहीं। हम तो बस देखना चाहते थे कारक बना कैसे है। तो फिर क्री से अक हो गया, इस वु के जगह पर आ गया, बनता क्या है, कारक। अब देखिए यह बन तो गया कारक। यह हम परिभाषा नहीं है कि कारक किसे कहते हैं। अब हमें जानना है कारक किसे कहते हैं। तो कहता है कारक किसे कहते हैं, तो सामान्यतः देखिए कारक वस्तुतः अगर देखा जाए तो हमें पता है कि कारक जो होता है वाक्यों से संबंधित होता है, अर्थात यह पाठ जो है यह सेंटेंस फॉर्मेशन में आएगा। तो अब सेंटेंस में जो मुख्य चीज होती है ना, सारा खेल क्रिया का है। कारक किसे कहते हैं वह भी क्रिया के द्वारा बताया जा सकता है। कैसे, तो कारक वह होता है जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया के साथ संबंध को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया हमें पता ही है, लिखना, पढ़ना, जाना, हंसना, वह एक वाक्य में है और उस वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त हुई है उस क्रिया के साथ जितने भी पद, अन्य शब्द जो संबंध बनाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वो पद कारक कहलाते हैं। चलिए ये तो हमने देख लिया कारक किसे कहते हैं। संस्कृत में एक परिभाषा है, क्रियान्वयी कारकम। अब देखिए परिभाषा देख के हमें डर लग रहा, अरे ये क्या संस्कृत की परिभाषा, पर कुछ भी नहीं है। हमने बस पढ़ा था ना कि क्रिया के साथ संबंध, हमें बस इतनी ही बात याद रखनी थी कि क्रिया के साथ संबंध बनाने वाला जो होता है वो कारक होता है। यहाँ देखिए एक है क्रिया, यहाँ दो चीजें दिखाई दे रही है, बाद में एक और चीज दिखाई दे रहा है अन्वयी। अन्वयी दो चीज दिखाई दे दिया।
अब देखिए अन्वयी में भी अगर आप जाएंगे तो हमें अन्वय दिखाई दे रहा है, और अन्वय का अर्थ होता है संबंध। तो कुल मिलाकर के बात संस्कृत में भी वही कह जा रही है जो हमने हिंदी में पढ़ा था। अभी एक सरल परिभाषा पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि क्रियान्वयी कारकम। अन्वयी का अर्थ होता है अन्वय जिसमें है, संबंध जिसमें है, संबंध जो बनाया हुआ है वो अन्वयी है, तो वही क्रिया के साथ संबंध रखने वाला कारक कहलाता है। अब देखिए वस्तुतः कारक जो है हम अपनी हिंदी में भी पढ़ते हैं, संस्कृत में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, किंतु अगर हम मिला के चलते हैं तो सामान्यतः हम जब अपने विद्यालय आदि में पढ़ते हैं तो वहाँ हमें हिंदी के साथ संस्कृत को कंपेयर करके पढ़ाया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि जैसे यहाँ पे कर्ता इत्यादि हैं, सेम चीज़ें हिंदी में भी संस्कृत में भी दिखाई देती हैं। इसलिए हम थोड़ा सा आज ये भी देखेंगे कि हिंदी का कारक और संस्कृत का कारक आपस में कैसे अंतर है। तो चलिए पहले यह जानना जरूरी है, हमें बताया गया है या हम इतना जानते हैं कि कारकों की संख्या जो है कारकों की संख्या हिंदी में तो हमें 8 बताई जाती है। कहां पर? हिंदी। किंतु ये जानना जरूरी है कि क्या यही संख्या संस्कृत में भी है, अर्थात संस्कृत में भी 8 कारक होते हैं क्या? ऐसा प्रश्न होता है तो एक श्लोक मैं ले आया हूं, आप लोग देखिए। श्लोक क्या है? कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। ध्यान देना यहाँ पे, इत्याहुः कारकाणि षट्। एक बार और मैं श्लोक पढ़ता हूं। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। अभी हम यहां पे देख रहे थे कि कारकों की संख्या हिंदी में तो 8 है, हिंदी में कारकों की संख्या तो 8 है, पर जब हम संस्कृत में एक श्लोक पढ़े तो यहां संख्या कितनी बता रहा है? षट्। षट् का अर्थ होता है क्या? 6। इस प्रकार हमें पता चला कि क्या पता चला? संस्कृत में तो 6 कारक ही होते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि भाई हिंदी के कौन से ऐसे 2 कारक हैं जो संस्कृत में नहीं होते हैं। तो देखिए यहीं पर सारे कारकों का संग्रहण भी एक श्लोक में किया गया। क्या? कर्ता अर्थात कर्ता कारक, कर्म कर्म कारक, करणम करण कारक, अपादानम संप्रदानम अधिकरणम। ये टोटल कितने हो गए? 6। एक बार मैं इनको नाम लिख देता हूं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और अंतिम वाला है अधिकरण। तो हमने देखा कि जो भ्रम फैला हुआ था कि संस्कृत और हिंदी के कारक समान हैं, उस भ्रम में एक थोड़ी सी समस्या गई। क्या? संख्यागत समस्या। कौन सी संख्यागत समस्या? कि भाई वहां 8 कारक थे, यहाँ 6 कारक हैं। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। हिंदी में हमने 8 पढ़े हैं। संस्कृत में बाद में कहा जाता है कि कौन से 2 नहीं है, तो उन्हें हम आगे देखेंगे कौन से 2 कारक नहीं है। और आप अगर पढ़ भी रहे होंगे तो दिखाई दे रहा हो कि भाई एक कारक था ना आपके सामने, संबंध वाला कारक, जो हिंदी में आपने पढ़ा था। यह संस्कृत में कारक नहीं होता है। हाँ, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि इसके लिए विभक्ति आती है। षष्ठी एक विभक्ति है जो संबंध को बताने के लिए आती है, लेकिन यह कारक नहीं है। क्यों नहीं है? तो आगे बहुत सारी व्याकरण की चर्चाएं हैं,
हमें बस इतना जानना है अपने इस स्तर पर कि इसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है, क्रिया के साथ इसका संबंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कारक वही है जिसका क्रिया के साथ संबंध हो, और यह जो संबंध कारक होता है उसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है, क्रिया के साथ अन्वय नहीं प्राप्त कर पाता है, इसलिए यहाँ पे कारक नहीं है। इतना हमारे लेवल पे जानने के लिए पर्याप्त है। तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक वह है जो क्रिया के साथ संबंध बनाता हो। कारक कितने होते हैं? तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कौन कौन से? तो आपके सामने लिखा हुआ है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, इतने ही। कौन सा कारक जो हिंदी में है यहाँ पे नहीं है? तो सबसे प्रसिद्ध जो यह संबंध वाला कारक है वो यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही संबोधन को भी अलग से कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई, अब हमने देख लिया कि ये 6 कारक हैं, ऐसे हैं। तो भाई एक एक को पढ़ते चलते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। इससे पहले एक और चीज थोड़ी सी जो हमको ध्यान में रखनी है, वही हिंदी वाला सेम चीज। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। देखिए, अगर हिंदी में देखा जाए, कर्ता यह एक कारक है, संस्कृत में सेम कारक है कर्ता। इसके लिए हम चिन्ह लगाते हैं, कौन सा? कहते हैं हिंदी में कर्ता ने, कर्ता ने। अब संस्कृत में तो चिन्ह लगेगा नहीं कि राम ने गच्छति, तो इसके लिए एक जुगाड़ करना पड़ता है। क्या? विभक्ति लगानी पड़ती है, और वही विभक्ति आती है और बताती है कि यहाँ कौन सा कारक है। तो चलिए, अब देखा जाए तो हिंदी में तो चिन्ह के द्वारा काम चल जाएगा, संस्कृत में तो चिन्ह लगेगा नहीं। तो यहाँ जब चिन्ह नहीं लगता है तो यहाँ विभक्तियाँ आती हैं, और विभक्तियाँ दर्शाती हैं कि यहाँ कौन सी विभक्ति लगी है, और इस कारण से यहाँ पर यह कारक है। तो चलिए, तो इसके लिए हम देखेंगे कि प्रथमा कारक, कर्ता कारक जो है वो प्रथमा विभक्ति के द्वारा सामान्यतः दिखाया जाता है। सामान्यतः, एक्सेप्शंस रूल्स हर जगह होते हैं, अभी हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सामान्यतः जो कर्ता कारक होता है उसकी प्रथमा विभक्ति सामान्यतः हमें दिखाई देती है। चलिए, इसके बाद क्या आता है? कर्ता ने कर्म को, ये तो हम बच्चे पूरा याद रखते हैं हिंदी जब पढ़ते। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, ऐसे पूरा याद रहता है। तो चलिए, कर्ता ने कर्म, इसका चिन्ह दिखाते हैं को। भाई अब फिर से वही बात, क्या कि संस्कृत में तो चिन्ह आएगा नहीं, क्या लगाना पड़ेगा? विभक्ति द्वितीया। सामान्यतः मैं यही कहूंगा कि कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति होती है। कभी कभी आप लोग वाच्य पढ़ेंगे तो वाच्य में इन दोनों में थोड़े से डिफरेंस दिखाई देते हैं कि कभी कर्तृवाच्य है तो कोई अन्य विभक्ति, कर्मवाच्य है तो कोई अन्य विभक्ति, वो वाच्य स्तर की बात है। अभी हमको इतना जानना है कि कर्म की सामान्यतः द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से ब्रैकेट में लिख देता हूं के द्वारा। इसके लिए हम विभक्ति लगाते हैं तृतीया विभक्ति। इसके बाद आता है संप्रदान। इसको चिन्ह के द्वारा क्या दिखाते हैं? फिर आइए वापस, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। विभक्ति लगती है यहाँ पे चतुर्थी, संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आ गया अपादान। यहां भी से ही लगता है, लेकिन यह क्या है? पृथक, मतलब अलगाव के अर्थ में पृथक। विभक्ति कौन सी लगेगी? पंचमी विभक्ति। अब देखिए, हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 2 एक्सेप्शनल सभी आ जाएंगे, उनके बारे में देखना। यह संबंध, वस्तुतः यह कारक नहीं है, संबंध, इसीलिए इसको मैं यहाँ एक्सेप्शन के रूल पे डाल रहा हूँ।
यह संबंध जो है वो संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, किंतु यहाँ पे विभक्ति आती है, कौन सी? षष्ठी विभक्ति। संबंध हमें पता ही है, का, के, की, रा, रे, री, मा, मे, मी इत्यादि के द्वारा दिखाया जाता है, का, के, की इत्यादि। अगला आता है अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह देखा जाए तो अधिकरण का चिन्ह होता है में, पे, पर इत्यादि। इसको सप्तमी विभक्ति। अब आता है संबोधन। संबोधन वही होता है, संबोधन क्या होता है? किसी को बुलाने के लिए अपने तरफ घुमाना, अभिमुखीकरण। कोई उस साइड देख रहा है, हम कहें हे इधर आओ, तो हे कहे, भो कहे, अरे कहे, तो क्या हुआ? वो उधर देख रहा था, अब हमारे तरफ देखेगा। तो यही जो सामने सामने कराना होता है उसे ही हम संस्कृत में अभिमुखीकरण कहते हैं, और वही होता है संबोधन। तो देखिए संबोधन, हिंदी में अगर देखा जाए तो इसके लिए आता है हे भो अरे, हे भो अरे इत्यादि चिन्ह लगते हैं। संस्कृत में यहाँ पे प्रथमा विभक्ति ही दिखाई देती है, लगी भी होती है। कभी कभी हमें पता नहीं चलता, कैसे? जैसे एक संबोधन है राम। अब भाई राम कह रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति होती है, तो हम तो प्रथमम सुने कि राम होता है। तो यही हो गया कि एक व्याकरण का नियम आता है और ये विसर्ग का लोप कर देता है। किंतु जब आप द्विवचन पढ़ते हैं तो जो प्रथमा का द्विवचन था रामौ, वही संबोधन का भी द्विवचन होता है रामौ। ऐसे ही जो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन था रामाः, वही संबोधन का भी बहुवचन होता है रामाः। तो इस प्रकार पता चला कि यहाँ भी कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा। संबोधन की भी प्रथमा विभक्ति लगती है। तो ये हमने एक सामान्य सा चार्ट देख लिया। आपको याद रखना है कि संस्कृत में ये दो जो हैं वो कारक नहीं होते। कौन कौन से? एक संबोधन को अलग से कारक नहीं माना गया और संबंध को अलग से कारक नहीं माना गया। चलिए अब देखते हैं कर्ता कारक क्या होता है। देखिए यहाँ आपके सामने कोई है, पाचक महोदय हैं। पाचक अर्थात कुक। अब ये क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं, कुछ सीजलिंग्स वगैरह डाल रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या डाल रहे हैं, तो कुछ तो बना रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। कौन कर रहा है क्रिया? यहाँ पे पाचक क्रिया कर रहा है। पाचक कौन सी क्रिया कर रहा है? पाक क्रिया कर रहा है, भोजन पकाने की क्रिया कर रहा है। अब यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उसको कर कौन रहा है? पाचक कर रहा है। तो देखिए क्रिया कौन सी है? पाक क्रिया है। पाक क्रिया हो रही है, कर कौन रहा है? पाक क्रिया को कर रहे हैं हमारे पाचक महोदय। अब अगर देखा जाए कि इस पाक क्रिया को अगर पाचक महोदय कर रहे हैं तो क्रियापद हम क्या लगाते हैं? पचति। अब देखिए पचति, ती सुनते ही क्या पता चला? कोई ना कोई काम कर रहा है। कौन कर रहा है? पाचकः पचति। पाचकः पचति। तो यहाँ पाचक जो था वो कार्य को संपादित कर रहा था, कार्य को कर रहा था। तो जो क्रिया को करता है वह कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। अब जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता है, और कर्ता की हमने अभी पढ़ी थी। यहाँ पे कर्ता कौन सी विभक्ति हम कर रहे थे? प्रथमा विभक्ति। इसीलिए यहाँ पाचकः पचति। ऐसे ही कोई जा रहा है तो मोहन जा रहा है, तो गच्छति। कौन जा रहा है? मोहनः गच्छति। ऐसे ही कोई लिख रहा है, जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, मेरा नाम है पंकज, लिखने का काम है लिखति, लेखन क्रिया है। अब इस क्रिया को संपादित कौन कर रहा है? पंकजः लिखति। ऐसे ही आप लोग इसको पढ़ रहे हैं,
पठति, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पश्यति। और देख कौन रहा है, यह दर्शन की क्रिया को कर कौन रहा है, आप सब बच्चे कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, छात्रः पश्यति। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर जो क्रिया को संपादित करता है वह कर्ता कहलाता है। चलिए, और कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है, यह सभी कर्ता है, पंकज, पाचक, छात्र, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं तो बहुवचन। जैसे आप बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे छात्र देख रहे होंगे, तो पश्यन्ति, बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन की क्रिया पश्यन्ति। अब कौन देख रहा है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, छात्राः पश्यन्ति, छात्राः पश्यन्ति। ऐसे ही आप लोग देख रहे होंगे, कहीं कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा या इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, नोट्स बना रहे होंगे, लिखति, छात्रः लिखति। और बहुत सारे बच्चे लिख रहे होंगे तो वो भी कारक भाई कर्ता ही है, तो छात्राः लिखन्ति, ये हमारा हो गया कर्ता कारक। चलिए, अब देखते हैं दूसरा कौन सा कारक है। ओ, कोई तो स्कूल जा रहा है और ये क्या कर रहे हैं महोदय, तो ये भी कहीं जाने के लिए तैयार, मुझे लग रहा है ऑफिस जाएंगे। अच्छा, अब इतना तैयार हो गई है ये छात्रा, तो स्कूल जाएगी, क्यों, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी है तो जाने का तो मन कर नहीं रहा होगा, लेकिन कैसे भी अगर तैयार हो गई तो अब तो फिक्स है कि ये स्कूल जाएगी। गच्छति, जा कौन रहा है, छात्रा, गच्छति। देखिए, जाने का काम कौन कर रहा है, ये बालिका कर रही है, गच्छति का। अब देखिए, जा कौन रहा है, छात्रा गच्छति, छात्रा गच्छति। अच्छा भाई, छात्रा अगर जा रही हैं तो कहाँ जा रही हैं, कहीं तो जा रही होंगी, निकली होंगी, तो घर से स्कूल जाने के लिए निकली हैं, बैग से सब कुछ दिख रहा है, इसका मतलब है विद्यालय, विद्यालय जाना चाहती हैं। अब देखिए, यह क्रिया है और ये कर्ता है, छात्रा, ये हो गई कर्तृपद हो गया। ये कर्तृपद मीन्स कर्ता वाला पद जो होता है, कर्ता वाला शब्द जो है, और ये हो गया क्रियापद। अब देखिए, जाना अगर छात्रा चाहती है, कहाँ जाना चाहती है, विद्यालय, तो छात्रा एक क्रिया कर रही है। कौन सी क्रिया कर रही है, गमन क्रिया, जाने वाली क्रिया कर रही है। और इस जाने वाली क्रिया में छात्रा कहाँ तक पहुंच जाती है, किसको प्राप्त करती है, जब जाती रहती है, जाते जाते अंत में वो प्राप्त क्या कर लेती है, विद्यालय। तो कर्ता जब अपनी क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करता है उसकी कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। और विद्यालय की द्वितीया विभक्ति होती है विद्यालयम, विद्यालय की प्रथमा विभक्ति होती है विद्यालयः, ग्रंथालय ग्रंथालयः। उसी तरह विद्यालय की द्वितीय विभक्ति विद्यालयम, ग्रंथालय की द्वितीय विभक्ति ग्रंथालयम। पाकशाला, देखिए पाकशाला, अब हम घर से निकले, हमें क्या लगेगा, भोजन, जरूरत लगेगी भोजन की। क्यों, क्योंकि आवश्यकता है भाई, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो हम घर से कुछ खा के ही निकलेंगे घर से। और खाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, किचन। किचन को संस्कृत में क्या कहते हैं, पाकशाला, पाकशाला। मान लीजिए मनोज नाम का एक लड़का है और वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पाकशाला जा रहा है। तो अब हम कहेंगे मनोजः, यह करता है, क्रिया कर रहा है, तो मनोजः जा कहाँ रहा है, पाकशाला, गमन क्रिया के द्वारा कहाँ तक पहुंच जाएगा, पाकशाला तक, तो पाकशालाम गच्छति। तो सामान्यतः कर्म की यही परिभाषा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो ईप्सित होता है, सबसे अत्यधिक प्रिय होता है, जिसको प्राप्त करना चाहता है, उसकी द्वितीय विभक्ति होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और जो कर्म होता है, हमने पढ़ाई है कि कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए, जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, लिखति, पंकजः लिखति। अब पंकज क्या लिख रहा है, तो
तो पंकज वाक्यम लिखति, पंकजः वाक्यम लिखति। वाक्यम जो है यह द्वितीय विभक्ति का पद है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो ये जा कहाँ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस को संस्कृत में क्या कहते हैं, कार्यालयः। अब देखिए कर क्या रहे हैं, जाने की क्रिया कर रहे हैं, तो जाने की क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, गच्छति। चलिए गच्छति, जाना कहाँ है, कार्यालय। जा कौन रहा है, तो मान लीजिए महोदय जा रहे हैं। ये कोई है जिनका हमें नाम नहीं पता है तो इनको हमने एक संबोधन दे दिया महोदय, एक नाम दे दिया महोदय। अब महोदय जा रहे हैं, महोदय काम को कर रहे हैं, तो महोदय कर्ता हो गए, और कर्ता की कौन सी विभक्ति, प्रथमा। तो यहां हमने कर दिया महोदयः गच्छति। महोदय जो है वो जा रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं, कार्यालय। तो हमें पता है गमन क्रिया के द्वारा महोदय क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कार्यालय तक पहुंचना चाहते हैं। तो कार्यालय की द्वितीय कर देंगे कार्यालयम गच्छति। इसी तरह जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके जो कर्म होते हैं तो सामान्यतः कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे लिखना, आप श्लोक बोल रहे हैं, छात्रः श्लोकम वदति, आप पाठ पढ़ रहे हैं, छात्रः पाठम पठति। आप गांव जा रहे हैं, मोहनः ग्रामम गच्छति। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके कर्म की द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ये था हमारा कर्म कारक। अब चलिए आगे चलते हैं। अब अगला कारक जो है वो है करण कारक। देखिए करण कारक, हमें पता है करण कारक की तृतीय विभक्ति होती है। सामान्यतः देखा जाए करण होता क्या है, तो एक हम क्रिया कर रहे हैं। मान लीजिए यह जो है ये एक क्रिया कर रहे हैं। कौन सी क्रिया कर रहे हैं, लिखने की क्रिया कर रहे हैं, लेखन की क्रिया कर रहे हैं। और लेखन की क्रिया में कौन लिख रहा है, मान लीजिए वो है, उनका नाम हम कुछ रखते हैं। आप लोग बताइए कौन सा नाम रखें। चलिए मैंने इनका नाम रख दिया पीटर। पीटर इनका मैंने नाम रख दिया, आप लोग बताया और मैंने इनका नाम रख दिया पीटर। अब ये कर क्या रहे हैं, लिख रहे हैं। लिख रहा है लिखती। क्रिया कर रहे हैं लिखने की। अब भाई क्रिया का साधन क्या है, किसके द्वारा लिख रहे हैं, कलम है ना, कलम। तो जो क्रिया की समाप्ति में, क्रिया की सिद्धि में, क्रिया को करने में जो सहायक होता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो साधन होता है, उसकी हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं, उसकी करण संज्ञा करते हैं, या उसके करण संज्ञा होता है, और जिसकी करण संज्ञा हो गई उसकी तृतीया विभक्ति होती है। तो अब लेखन क्रिया में सहायक इनका पेन है। तो पेन को संस्कृत में कलम, लेखनी अनेक नामों से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पीटरः कलमेन, तृतीया कर दिया, कलमेन लिखति। इसी तरह मान लीजिए आप इसको अगर लेखनी नाम देते हैं, क्योंकि एक ही पद के अनेक सारे नाम होते हैं, पेन का अलग अलग नाम है, लेखनी कहिए या कलम कहिए। तो अगर इसको लेखनी कहते हैं तो उसकी तृतीया होती है लेखन्या। और यहाँ दोनों जगह पर, इन दोनों में भी विभक्ति कौन सी है, तो इनकी पहले हमने करण संज्ञा की। क्यों, क्योंकि यह क्रिया, लेखन क्रिया की सिद्धि में सहायक है, साधन है, इसलिए इनकी करण संज्ञा हो गई। और जिसकी भी करण संज्ञा होती है उसकी कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। चलिए इसी तरह ये दादाजी चल रहे हैं, ये दादाजी चल रहे हैं, ये बूढ़े आदमी हैं, ये चल रहे हैं। और देखिए किसके सहारे चल रहे हैं, यह डंडे के सहारे चल रहे हैं। तो अब इनके चलने में सहायक कौन है, साधन कौन है, तो दंडः। तो वृद्धः, वृद्धः दंडेन चलती। इसी तरह मान लीजिए कि आप लोग
श्लोक बोलते हैं उसको आंखों से देख के बोलते होंगे। सह नेत्राभ्याम पश्यति, हम आंखों से देख रहे हैं तो पंकजः या जो कोई भी देख रहा है, सह नेत्राभ्याम दो आंखों से देख रहा है। ऐसे ही आप लिख रहे हैं हम दोनों पैरों से चलते हैं, पादाभ्याम चलामः, हम सभी वयम सर्वे पादाभ्याम चलामः, हाथों से लिख रहे हैं। ऐसे ही हम सब आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो स्पून का यूज करते हैं, चम्मच, उसको संस्कृत में कहते हैं चमस, तो चमसेन खादति इत्यादि होता है। तो जो क्रिया की सिद्धि में, खादन क्रिया, लेखन क्रिया, पठन क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं उनकी सिद्धि में जो सहायक होता है, जो हेल्प करता है, वो उसकी कौन सी संज्ञा? करण संज्ञा। और जिसकी करण संज्ञा हो गई उसकी हम सामान्यतः तृतीया विभक्ति कर देते हैं। चलिए ये देखिए, ये कोई आ रहा है, ये पिताजी हैं इन सबके, और ये आ रहे हैं एक बड़ा सा गिफ्ट लेके आ रहे हैं और ये इनका एक बेटा है और एक ये बेटी है, और ये दोनों देख करके खुश हो गए। क्या? अब तो उपहार मिलेगा, अब तो गिफ्ट्स मिलेंगे। देखना क्या है हमें? संप्रदान संज्ञा, संप्रदान कारक। हमें पता ही है कि संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये गिफ्ट लाएंगे और देंगे किसको? अपने पुत्र को देंगे और पुत्री को। दे कौन रहा है? ददाती। क्रिया कौन सी है? ददाती। दे कौन रहा है? देने की क्रिया कर कौन रहा है? पिता। ये इनके पिताजी हैं तो पिता। तो कर्ता कौन हो गया? जनकः या पिता। आप कुछ भी कह सकते हैं, जनकः कहिए, या इसी को एक और पद से भी कह सकते हैं, पिता। अब देखिए पिताजी दे क्या रहे हैं? कर्म क्या है यहाँ पे? तो उपहार। तो उपहार और कर्म है तो कर्म की द्वितीय विभक्ति हमने कर दी, उपहारम ददाति। ये देखिए पिता या जनकः उपहारम ददाति, पिता या जनकः उपहारम ददाति। किसको ददाति भाई? किसको दे रहे हैं? तो पिता और जी हैं वो अपने बेटे को। तो बेटे की संस्कृत क्या होती है? पुत्र। तो इसकी विभक्ति हो जाएगी, जिसको दे रहे हैं, दान जिसको दिया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसकी कौन सी विभक्ति हो जाती है? बताइए कौन सी विभक्ति संप्रदान की? तो संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति। तो पिता अब यहां पे लगा देंगे पुत्राय। अब ये पुत्री है तो पुत्री की भी भाई, पुत्री को भी गिफ्ट मिल रहा है तो पिता सेम। पुत्री की चतुर्थी होती है पुत्र्यै। पुत्र्यै उपहारम ददाति। ऐसे ही हम लोग रोड पे जाते हैं, कोई भिक्षुक आपसे कुछ मांग रहा है तो भिक्षुकाय धनम ददाति। ऐसे पिताजी चॉकलेट लाते हैं, हम सबको देते हैं तो पुत्राय चाकलेहम ददाति। तो दान के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, और चतुर्थी विभक्ति होगी किसकी? संप्रदान संज्ञक की। अर्थात जिसको हम संप्रदान संज्ञा देंगे, जो संप्रदान कारक होगा, और संप्रदान कारक वही होगा जिसको हम दान दे रहे हैं। तो जिसको दान दिया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। चलिए अगला, ये एक पेड़ है, अब देखिए सूखा पड़ गया है तो पेड़ से पत्ता बार बार गिर रहा है, अर्थात पेड़ और पत्ते के बीच में आपस में अलगाव हो रहा है। ऐसे ही हमारा हाथ है, हाथ में एक सेब है और सेब जो है वो बार बार हाथ से गिर रहा है, तो हाथ और सेब के बीच में अलगाव हो रहा है। तो यही हम पढ़े थे कि एक संप्रदान के बाद हम जब देखे थे अपने चार्ट में, तो संप्रदान के बाद आया था अपादान से पृथक। पृथक को क्या कहते हैं? अलगाव के अर्थ में। तो वही हो सकता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपादान कारक। और ये किस अर्थ में आता है? अलगाव के अर्थ में। तो जहां से अलगाव होता है उसकी कौन सी विभक्ति होती है? तो पहले उसकी अपादान संज्ञा होती है और बाद में उसकी पंचमी विभक्ति कर देते हैं। तो अब देखिए गिर क्या रहा है? पत्ता, पतति। भाई गिर क्या रहा है? तो पत्ता गिर रहा है, पत्रम। अब क्वेश्चन होता है कहां से? ये देखिए पहले ही पता चल गया कि पंचमी किसकी, तो गिर कौन रहा है?
पत्रम, पत्र गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है, तो गिरने का कारक कौन हो गया? गिरने का काम कर कौन रहा है? पत्र कर रहा है। तो पत्र की कर्ता, पत्र की संज्ञा हो गई कर्ता। अब जो कर्ता है उसकी हमने प्रथमा विभक्ति कर दी पत्रम। कहाँ से गिर रहा है? तो वृक्ष से, जैसे हाथ से सेव गिर रहा है तो वही, तो जहाँ से अलगाव हो रहा हो उसकी हम अपादान संज्ञा करते हैं और अपादान की पंचमी विभक्ति होती है। तो पत्रम वृक्षात पतति। ऐसे ही यहाँ पे देखिए गिर क्या रहा है? सेव गिर रहा है, तो किम पतति? सेव फलम पतति। गिर कहाँ से रहा है? हाथ से, तो हाथ की अपादान संज्ञा हुई और अपादान की पंचमी, तो हाथ की पंचमी क्या हो गई? हस्तात। सेव फलम हस्तात पतति। ऐसे ही हम साइकिल से जा रहे हैं और गिर गए, द्विचक्रिकायाः, वहाँ पंचमी हो गई, द्विचक्रिकायाः पतति। तो मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग बार बार सो रहे हैं, तब तक टेबल से चेयर से गिर गए, तो चेयर से गिर गए तो आसंदात पतति। छात्र पढ़ते पढ़ते सो गया और आसंदात पतति। ऐसे ही आपके बैग से कुछ गिर गया तो स्यूतात पतति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये एक वाटर बॉटल है और इसमें क्या है? पानी है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं? तो आधार को, बेस को, आधार को ही अधिकरण कहते हैं। अब ये देखिए, पानी है, बॉटल है, पानी कहाँ है? उस पानी का आधार क्या है? किस में पानी है? तो बॉटल में है। अस्ति है, क्या है? पहले है क्या? तो जलम। जलम अस्ति। भाई कहाँ है? किस में है पानी? तो कूपी में, तो जलम। कूपी की सप्तमी विभक्ति होती है कूप्याम। ऐसे ही मछली है, तडाग है, तो मछली का आधार क्या है? तडाग, तालाब, तो मीनः तडागे। ये सप्तमी हो गई यहाँ पे, ये आधार है, ये अधिकरण है और इनकी सप्तमी विभक्ति कर दी हमने, मीनः तडागे अस्ति। ऐसे ही देखिए, ये एक टेबल है और टेबल पे क्या दिख रहा है हमें? चाय पात्र सब दिख रहे हैं। तो टेबल की संस्कृत होती है उत्पीठिका और उत्पीठिका की सप्तमी विभक्ति होती है उत्पीठिकायाम। उत्पीठिकायाम चाय पात्रम अस्ति। क्या है? चाय पात्र है। ऐसे ही जितने भी आधार होते हैं उनकी सप्तमी विभक्ति होती है। चलिए अब हम 2-4 सेंटेंस को देखते हैं, उसके बाद इस कक्षा को समाप्त करेंगे। उससे पहले कुछ को देखते हैं। चलिए, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आप सभी बताएंगे उसको। मोहन गांव जाता है। अब इसको करें तो देखिए, जाता है गच्छति, कौन जाता है भाई? मोहन। कहाँ जा रहा है? गांव को। कर्ता ने कर्म को, तो उसकी कौन सी विभक्ति? द्वितीया। ग्राम हो गया और ग्राम की द्वितीया कर दी हमने ग्रामम। अब मैं लिख रहा हूं, मोहन गांव साइकिल से जाता है। साइकिल से जाता है। अब क्या करेंगे? अब जा रहा है, कहाँ जा रहा है? गांव को जा रहा है। उसके जाने का साधन क्या हो गया?
गमन क्रिया किसके द्वारा सिद्धि पाएगी? तो साइकिल के द्वारा। अब साइकिल को संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रिका। तो हमें पता ही है कि साधन की तृतीया विभक्ति होती है, तो अब हमें लगाना होगा साधन की तृतीया विभक्ति। तो चलिए लगा लेते हैं। अब द्विचक्रिका है, इसकी तृतीया विभक्ति क्या होती है? द्विचक्रिका, द्विचक्रिकया। मान लीजिए अभी वो साइकिल से नहीं जाएगा, थोड़ा सा अपग्रेड होकर बस से जाने लगा, तो बस यान हो गया। अब इसकी तृतीया विभक्ति हम क्या कहते हैं? बस यानम कहते हैं उसे। तृतीया विभक्ति क्या होगी? बसयानेन। तो साधन की तृतीया। ऐसे मान लीजिए दिनेश मोहन को पुस्तक देता है। चलिए पहले चेक करते हैं कहाँ पे कौन सा कारक है, फिर उसकी हम विभक्तियां लगाएंगे। एक तो क्रिया है यहाँ पे कौन सी? देता है। तो देता है मतलब दान क्रिया है, वहां पे हम लगाएंगे ददाती। चलिए दे कौन रहा है भाई? इस क्रिया को कर कौन रहा है? दान क्रिया को कर रहा है दिनेश। तो दिनेश की कौन सी संज्ञा होगी? यह कर्ता हो गया, हम पढ़े ही हैं। अगर कर्ता है तो उसकी कौन सी विभक्ति? प्रथमा। चलिए ये भी कर दिया हमने, दिनेशः। अब दे क्या रहा है? तो किताब दे रहा है, पुस्तक दे रहा है। अब कर्म कौन सा है? पुस्तक। तो उसकी हमने कौन सी विभक्ति लगाई? द्वितीया, पुस्तकम। अब देख, दान क्रिया है और ये दान दिया किसको जा रहा है? मोहन को। तो हमने पढ़ाई था कि संप्रदान में जिसको दान दिया जाता है उसकी कौन सी विभक्ति हो जाती है? चतुर्थी। तो अब मोहन की संप्रदान संज्ञा हो गई, और जब मोहन की संप्रदान संज्ञा हो गई तो मोहन की कौन सी विभक्ति? चतुर्थी, मोहनाय। चलिए इसी सेंटेंस में मैं एक चीज और ऐड करता हूं। दिनेश मोहन को हाथ से, यहां लिखता हूं मैं हाथ से। अब जरा चेक करते हैं, सब कुछ हमने चेक कर लिया है कि भाई दिनेश जो है वो करता था, मोहन को दान दिया जा रहा था, पुस्तक ही दिया जा रहा था, कर्म था, दान क्रिया थी। अब दान क्रिया संपादित किससे हो रही है? सिद्ध किससे हो रही है? बन किससे रही है? सफल कैसे होगी? हाथ से। जब तक हाथ से देगा नहीं तब तक वो क्रिया खत्म होगी नहीं। तो क्रिया को खत्म करने में, सिद्ध करने में सहायक है हाथ। तो दिनेशः मोहनाय। अब यहां हम लगा देंगे हस्तेन। चलिए एक और चीज इसी पे चेक करते हैं कि कहां पे दे रहा था? तो विद्यालय में दे रहा था। दिनेश मोहन को हाथ से विद्यालय में, यही एक और चीज मैं ऐड करवाता हूं, विद्यालय में। अब देखिए विद्यालय में, इस यहाँ पे आधार क्या है? कहाँ पर दे रहा था? तो विद्यालय में। तो उसकी विभक्ति हम करते हैं, विद्यालय की विभक्ति हो जाएगी सप्तमी, अधिकरण संज्ञा, तो विद्यालय। तो पूरा सेंटेंस बनेगा दिनेशः मोहनाय विद्यालये हस्तेन पुस्तकम ददाति। तो इस प्रकार से हमने सभी कारकों को देखा, और कारक की, अब जब कारक हो गया तो उस कारक के लिए कौन सी विभक्ति आएगी? क्यों? क्योंकि हिंदी में तो हम देखते हैं कि चिन्हों के द्वारा बताया जाता है, किंतु संस्कृत में तो चिन्ह काम आएंगे नहीं। तो संस्कृत में कारक को बताने के लिए आता है क्या? विभक्तियां लगती हैं, और विभक्तियों को हमने देख लिया। तो इस प्रकार अगर एक बार रिवाइज किया जाए तो कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति, करण कारक की तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति, अपादान की पंचमी, अधिकरण की
कौन सी विभक्ति? सप्तमी। हमें पता है कि संबंध एक कारक नहीं है, किंतु उसको दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति आएगी। संबोधन भी एक कारक नहीं है, किंतु उसको दर्शाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने इस कक्षा में क्या क्या देखा? कारकों को अच्छे से जाना। अगली कक्षा में हम विभक्तियों के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है। तब तक आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और संस्कृत विथ पंकज सर, संस्कृत बाय पंकज सर के चैनल पर बने रहिए। आप सभी को धन्यवाद।